Hello everyone. Now we will study the subject radiation physics of DRT part फर्स्ट. रेडिएशन फिजिक्स में अपना टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. दैट मीन्स यहाँ पे अपन इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों की एक साथ बात कर रहे थे. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दैट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करके ईएमएफ या फिर इलेक्ट्रिक करंट को इंड्यूस्ड करने की प्रोसेस. तो जैसा कि अगर अपन लास्ट लेक्चर की बात करें तो लास्ट लेक्चर में एक हमने इम्पोर्टेंट डिवाइस के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट किया था जिसका नाम था ट्रांसफॉर्मर. वैसे अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बात की जाए तो ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी डिवाइस है जो आपका अल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है उसको कम और ज़्यादा करने के काम में आती है. दैट मीन्स आपको वोल्टेज कम चाहिए या फिर आपको ज़्यादा चाहिए, वो सारी अकॉर्डिंग उनको कम या ज़्यादा जो भी है उनको एडजस्ट करने के लिए काम में आती है. तो जैसा कि अगर अपन इसकी कंस्ट्रक्शंस की बात करें तो कंस्ट्रक्शन के अंदर अपन ने देखा था कि दो कोयल्स होती है, एक होती है प्राइमरी कोयल और एक होती है सेकेंडरी कोयल. ठीक है. दूसरा अगर इसके वर्किंग के प्रिंसिपल की बात की जाए तो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करती है. अब म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है भाई? म्यूचुअल इंडक्शन में आप लोगों ने पढ़ा था कि जब अपन एक कोयल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं तो दूसरी कोयल में आपका इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न होता है या फिर अपन बात करें इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होता है. तो उसी के प्रिंसिपल पे आपका जो ट्रांसफार्मर दैट मीन्स डिवाइस है वो वर्क करती है. यहाँ पे दो कोयल्स आपके पास में, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी. प्राइमरी में आप इनपुट देते हो, इनपुट देने से प्राइमरी में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है और जो आपकी दूसरी कोयल है सेकेंडरी कोयल है वहाँ पे आपको आउटपुट मिलता है. दैट मीन्स इंड्यूस्ड करंट वहाँ पे मिलता है. होता क्या है कि इसके अंदर एक्चुअली नंबर ऑफ टर्न्स का खेल होता है. सारा का सारा जो गेम होता है वो दोनों कॉइल्स के नंबर ऑफ टर्न्स का होता है. अगर आपके नंबर ऑफ टर्न कॉइल्स दैट मीन्स प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों की बात की जाए तो अगर आपको वोल्टेज इंक्रीज़ करना है दैट मीन्स कि इनपुट में जो आपका वोल्टेज मिल रहा है उससे आपको ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, तो इंक्रीज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सेकेंडरी कॉइल में आपको नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा रखने पड़ेंगे. दैट मीन्स अगर आप सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा रखते हो तो आप लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ जाओगे और इस प्रकार का जो ट्रांसफार्मर होता है उसे आप बोलते हो स्टेप अप ट्रांसफार्मर. दैट मीन्स जो कि हाई वोल्टेज के काम में आता है. और अगर इसी के ऑपोजिट की अगर बात करें अपन कि आपके पास ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है, आप उसको कम करना है, दैट मीन्स आपके इनपुट में ज़्यादा है और आपका आउटपुट में कम चाहिए, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि जो आपकी सेकेंडरी के कोयल है उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कम होने चाहिए कंपैरिजन टू द प्राइमरी. अगर प्राइमरी के कंपैरिजन में सेकेंडरी में टर्न कम होंगे तो आपको वोल्टेज कम मिलेगा. और इस प्रकार के ट्रांसफार्मर को हम बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. तो ये जो कंडीशन थी, इन कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन ने दो ट्रांसफार्मर की बात कर ली, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. अब जैसे कि इनके एग्जांपल की अगर अपन बात करें कि ये काम कहाँ पर आते हैं तो आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. अपने जो एक्सरे ट्यूब होती है, एक्सरे ट्यूब में आप लोगों ने पढ़ रखा है कि आपको दो सप्लाई की ज़रूरत होती है. एक होती है फिलामेंट सप्लाई और एक होती है आपकी ट्यूब सप्लाई. फिलामेंट सप्लाई में आप लोगों ने ये चीज़ देखी होगी कि वहाँ पे आपको लो वोल्टेज या फिर लो करंट, ठीक है, दैट मीन्स वहाँ पे करंट की कम वैल्यू की आपको ज़रूरत होती है. और जैसा कि अगर अपन बात करते हैं होल ट्यूब सप्लाई दैट मीन्स पूरी ट्यूब की सप्लाई की, तो वहाँ पे आपको हाई वोल्टेज सप्लाई की ज़रूरत होती है. तो इसी तरीके से अगर बात की जाए तो जो आप ट्यूब को सप्लाई देते हो वो आप देते हो स्टेप अप ट्रांसफार्मर से, और जो आप फिलामेंट को जो सप्लाई देते हो वो आप देते हो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से. दैट मीन्स कि अपने रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में अपनी जो स्टेशनरी एक्सरे ट्यूब होती है या फिर अब बात करें रोटेटिंग एक्सरे ट्यूब की, तो एक्सरे ट्यूब में ट्रांसफार्मर का मेन वर्क कहाँ पर आता है और कहाँ पर अपन दो प्रकार के ट्रांसफार्मर काम लेते हैं. एक होता है स्टेप अप, एक स्टेप डाउन. स्टेप अप हम काम में लेते हैं हाई वोल्टेज सप्लाई के लिए दैट मीन्स होल ट्यूब सप्लाई के लिए, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम काम में लेते हैं केवल और केवल फिलामेंट की सप्लाई के लिए, बिकॉज फिलामेंट में अपने को लो वोल्टेज करंट की ज़रूरत होती है. तो ये तो बात हुई इसके एग्जाम्पल्स की. अब जैसा कि हमने यहाँ पे जो आपका स्टेप अप स्टेप डाउन या फिर अपन बात करें ओनली ट्रांसफार्मर की, तो ट्रांसफार्मर में हमने ये चीज़ें पढ़ी कि नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वोल्टेज करंट, कुछ फार्मूलाज डेराइव किए. इसके बाद में लास्ट में हमने एक चीज़ पढ़ी थी एफिशिएंसी. एफिशिएंसी दैट मीन्स दक्षता. एफिशिएंसी की अगर बात की जाए तो अपन किसी भी मशीन्स की बात करें, जरूरी नहीं है अपन यहाँ पे ट्रांसफार्मर की बात करें,
हर एक मशीन की अगर अपन बात करें तो वहाँ पे अगर इनपुट पावर और जो आपका आउटपुट पावर है उसका जो रेशियो निकालोगे वो क्या बताता है आपको, एफिशिएंसी बताता है। और एफिशिएंसी होता है क्या, दैट मीन्स कि जितना इनपुट लिया उतना इनपुट आउटपुट आपको देना। तो अगर ये चीज़ें होती है तो उस वक्त हम बोल सकते हैं कि इसकी एफिशिएंसी 100% है। बट ऐसा किसी भी आइडियल मशीन, दैट मीन्स रियल जो एक्चुअल जो मशीन्स होती हैं उनमें ऐसा नहीं होता है। ये चीज़ें केवल आइडियली होती हैं, दैट मीन्स अपन इनको सपोज करके चलते हैं कि ऐसा होगा, बट रियल में ऐसा होता नहीं है, बिकॉज बहुत सारे एनर्जी लॉसेज होते हैं। दैट मीन्स अपन जब एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तो वहाँ पे एनर्जी के लॉसेज हो जाते हैं। तो दैट मीन्स जितना अपन इनपुट देते हैं उतना आउटपुट अपने को मिलता नहीं है। तो इसी तरीके से अपना जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में हमने एफिशिएंसी की बात कर ली, तो ऑब्वियस सी बात है ट्रांसफार्मर में भी अपन ने ये चीज़ बात की है कि जो आउटपुट है वो आपको हमेशा कम मिलता है कंपैरिजन टू द इनपुट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि कुछ लॉसेज होंगे, लॉसेज दैट मीन्स एनर्जी लॉसेज। भाई एनर्जी यहाँ पे लॉस होगी बट किसी न किसी फॉर्म में होगी, किसी न किसी रूप में होगी। वो किन किन रूप में वो एनर्जी लॉस होती है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। दैट मीन्स जो आज का अपना मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा ट्रांसफॉर्मर लॉसेज के बारे में। इसकी हेडिंग होती है ट्रांसफॉर्मर लॉसेज। दैट मीन्स कि ट्रांसफॉर्मर में जो एनर्जी लॉस हो रही है वो किन किन वेज, किन किन फॉर्म के अंदर हो रही है, उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। बट लॉसेज से पहले अपना एक और छोटा सा टॉपिक रहता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर रेटिंग। रेटिंग क्या होती है? रिव्यू। आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, कुछ भी करते हो, कुछ भी खरीदते हो बाहर से, ऑफलाइन से ऑनलाइन, तो आप लोग रेटिंग देखते हो किसी भी चीज़ की। दैट मीन्स कि उसकी क्वालिटी के बारे में डिस्कस करते हैं अपन। तो यहाँ पे भी आपकी क्या है, ट्रांसफॉर्मर रेटिंग। दैट मीन्स ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग आपको पता किससे चलेगी, ठीक है, आप किस बेस पे ट्रांसफॉर्मर को रेट करोगे, ठीक है। दैट मीन्स आप जब रिव्यू दोगे, रेट करो, तो वो किस अकॉर्डिंग करोगे, उसके लिए अपन, दैट मीन्स उसी से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर रेटिंग, ठीक है। द ट्रांसफॉर्मर रेटिंग रेफर्स द मैक्सिमम सेफ आउटपुट दैट कैन बी टेकन फ्रॉम द सेकेंडरी वाइंडिंग। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर रेटिंग का मतलब क्या है कि जो आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग है, दैट मीन्स सेकेंडरी कोयल है, उससे आप कितना मैक्सिमम आउटपुट ले रहे हो। और मैक्सिमम आउटपुट भी कौन सा, एक वर्ड है यहाँ पे जिसका ध्यान रखना, मैक्सिमम सेफ आउटपुट। दैट मीन्स कि जो आपकी मशीन है, जो ट्रांसफॉर्मर, वो सेफली मैक्सिमम कितना आउटपुट दे रही है। ये नहीं है कि आपने मैक्सिमम आउटपुट के चक्कर में पूरी मशीन को डिस्ट्रॉय कर दिया, डैमेज कर दिया, वो चीज़ नहीं चलेगी। दैट मीन्स कि मशीन सेफली आपको कितना आउटपुट, वो भी कितना, मैक्सिमम आउटपुट कितना दे रही है, वही चीज़ क्या कहलाएगी, ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग कहलाएगी। दैट मीन्स मैक्सिमम सेफ आउटपुट फ्रॉम द सेकेंडरी वाइंडिंग, इसी के बेस पे आप डिसाइड करोगे ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग के बारे में। द रेटिंग आर स्पेसिफाइड इन 3 वेज एज फॉलोज। और अब इसमें भी ये चीज़ें, जैसे जो आपकी मैक्सिमम आउटपुट मिल रहा है, इसमें भी 3 चीज़ें हैं। 3 चीज़ों को देख के आप डिसाइड करोगे कि ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग क्या है। द हाइएस्ट वोल्टेज विच द ट्रांसफॉर्मर कैन प्रोवाइड। दैट मीन्स कि जो आपको ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज प्रोवाइड करा रहा है वो मैक्सिमम कितना है। दूसरा, द मैक्सिमम करंट विच द ट्रांसफॉर्मर कैन गिव ऑन कंटिन्यूअस रनिंग। दैट मीन्स कि जब लगातार आपका ट्रांसफॉर्मर वर्क कर रहा है। सेकेंड और थर्ड में डिफरेंस देखना भी, जो आपका ट्रांसफॉर्मर है वो जब लगातार चल रहा है उस वक्त वो मैक्सिमम कितना करंट आउटपुट में आपको दे रहा है, वो भी आपको क्या डिसाइड करेगा, ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग को डिसाइड करेगा। थर्ड, द मैक्सिमम करंट विच द ट्रांसफॉर्मर कैन गिव फॉर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 सेकेंड। दैट मीन्स कि ट्रांसफॉर्मर वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपको मैक्सिमम कितना करंट दे सकता है, नॉट एक्सीडिंग 1 सेकेंड, मतलब ये टाइम पीरियड आपका 1 सेकेंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दोनों चीज़ समझना। कोई भी आप मशीन लेते हो, मशीन की बात करते हैं तो अपन बात कर सकते हैं यार मशीन ये अगर अपन को इसको थोड़ी देर के लिए चलाएंगे तो ये आपको इतने आउटपुट दे देगी, बट अगर इसको लंबे टाइम तक चलाना है तब ये इतना आउटपुट नहीं दे पाएगी। तो वो दोनों चीज़ें आपको मेजर करनी है यहाँ पे। दैट मीन्स कि मैक्सिमम करंट जब आप उसको कंटिन्यूस रन कराते हो, अगर आप कंटिन्यूस रन कराते हो तो उस वक्त वो कितना मैक्सिमम करंट आपको दे रहा है ट्रांसफॉर्मर, और एक आप पर्टिकुलर टाइम पीरियड, दैट मीन्स लेस देन 1 सेकेंड, ठीक है, तो उस वक्त वो आपको कितना मैक्सिमम करंट दे रहा है। ये दोनों चीज़ें मेजर होंगी, इन पे डिपेंड करेगा। और तीसरा, मैक्सिमम वोल्टेज आपको आउटपुट में कितना मिल रहा है। ये तीनों चीज़ें डिसाइड करेंगी ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग को। अब ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग आपने डिसाइड कर ली, बट आपको काम कहाँ पे आएगी, ये चीज़ें भी देखना बहुत ज़रूरी है। इफ़ द रेटिंग इज एक्सीडेड द ट्रांसफॉर्मर में ओवर हीट एंड बर्न आउट इट्स इंसुलेशन एंड वाइंडिंग। अब फॉर एग्जाम्पल कि ट्रांसफॉर्मर की कोई भी रेटिंग थी, कोई भी वैल्यू थी,
लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो गई उसी ट्रांसफार्मर की रेटिंग, ठीक है, दैट मीन्स उसकी रेटिंग इंक्रीज़ हो जाती है। तो इंक्रीज़ होने से क्या होगा, ऑब्वियसली बात आपको पता चलेगा कि यार इस प्रैक्टिकल लैब में हमने ये रेटिंग इसकी डिसाइड की थी, ठीक है, लेकिन अब इस वक्त इसकी रेटिंग ज़्यादा जा रही है, दैट मीन्स कि इसके डैमेज होने के चांसेस हैं। तो अपने को क्या करना होगा कि उसकी रेटिंग को कम करना होगा ताकि हम इसको अच्छे से चला सकें। द ट्रांसफार्मर ओवरहीट, ट्रांसफार्मर क्या होगा, ओवरहीट होगा, हीटिंग ज़्यादा होगी, एंड बर्न आउट इट्स इंसुलेशन, और उसके इंसुलेशन और वाइंडिंग वहाँ पे जल सकती हैं, ख़राब हो सकती हैं, डैमेज हो सकती है, डिस्ट्रॉय हो सकती है। यूजुअली इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज द मैक्सिमम सेफ आउटपुट ऑफ इट्स सेकेंडरी वाइंडिंग इन किलोवाट्स। जो कि स्टार्टिंग में बात की वही बात अपन ने दोबारा की है कि सेकेंडरी वाइंडिंग से मैक्सिमम कितना सेफ आउटपुट मिल रहा है इसको हम किलोवोट के अंदर नापेंगे, और वही चीज़ क्या कहलाएगी, उस ट्रांसफार्मर की रेटिंग कहलाएगी। फॉर 3-phase जनरेटर रेटिंग्स आर कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला। अगर आपने जनरेटर 3-phase लगा रखा है, दैट मीन्स ट्रांसफार्मर जनरेटर से कनेक्ट होगा, जनरेटर तो सप्लाई देगा उसको। अगर आपने 3-phase जनरेटर लगा रखा है तो उस वक्त रेटिंग निकालने का फॉर्मूला होगा किलो वोट इज इक्वल टू किलो वोल्टेज इंटू मिली एम्पियर डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। मिली एम्पियर दैट मीन्स यहाँ पे कितना मैक्सिमम करंट मिल रहा है, किलो वोल्ट दैट मीन्स कितना मैक्सिमम वोल्टेज मिल रहा है, और उसको जब आप इंटू करके 1000 से डिवाइड करोगे तो आपको मैक्सिमम दैट मीन्स रेटिंग यहाँ पे मिल जाएगी। और अगर आप सिंगल फेज जनरेटर काम में ले रहे हो तो यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करनी पड़ेगी 0.7, और उससे आपको रेटिंग के बारे में पता चल जाएगा। किलोवोल्ट रेटिंग ऑफ एक्सरे जनरेटर्स डिटरमाइंड व्हेन द जनरेटर इज़ अंडर लोड। दैट मीन्स कि जो किलोवोट की जो रेटिंग्स है वो अपने को, जो ये रेटिंग है दैट मीन्स ट्रांसफार्मर की रेटिंग है, हमें एक्सरे जो आपके जनरेटर है उसके द्वारा डिटरमाइन करेंगे अपन इनको। व्हेन द जनरेटर इज़ अंडर लोड, जब आपका जनरेटर क्या होगा, अंडर लोड होगा, दैट मीन्स ओवरलोड नहीं हो, जब अंडर लोड हो, जब उसको आप जो आपका जनरेटर है वो सही वर्क कर रहा है उसी वक्त आप इसको डिटरमाइन करोगे। इन्फॉर्मेशन अबाउट रेटिंग आर यूजफुल टू कंपेयर एक्सरे जनरेटर्स। और ये जो आपकी इन्फॉर्मेशन है रेटिंग की, ये आपकी यूज़फुल कब होती है, एक्सरे जनरेटर्स को कंपेयर करने में। कंपेयर करने में कैसे, मतलब कि इसमें आप कर सकते हैं कि यार ये जो एक्सरे जनरेटर है ये अच्छी रेटिंग प्रोवाइड कर रहा है, दैट मीन्स जब अपन ये एक्सरे जनरेटर यूज़ कर रहे हैं तो आपका ट्रांसफार्मर की रेटिंग अच्छी आ रही है, और अपन ने जब ये यूज़ किया तब रेटिंग अच्छी नहीं आई। तो वो दो जनरेटर को वहाँ पे कंपेयर करा रहा है, और कौन कंपेयर करा रहा है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग कंपेयर करा रही है। अब अपन आते हैं अपने मेन बात पे, दैट मीन्स मेन टॉपिक पे, ट्रांसफार्मर लॉसेज के बारे में। लॉसेज नुकसान, ठीक है, किसी भी चीज़ का लॉस होना यहाँ पे, और लॉस ट्रांसफार्मर में कहाँ लॉस हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है। यहाँ पे अपन ने क्या किया कि प्राइमरी कोयल से सेकेंडरी कोयल में एनर्जी ट्रांसफ़र की, दैट मीन्स एनर्जी को कन्वर्ट किया है, ठीक है, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में, लो करंट से हाई करंट में, हाई करंट से लो करंट में। बट इस वक्त हो क्या रहा है, कहीं ना कहीं एनर्जी का लॉस हो रहा है। वो एनर्जी किस किस फॉर्म में लॉस हो रही है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है यहाँ पे। इन प्रैक्टिस द आउटपुट पावर इज ऑलवेज लेसर देन द इनपुट पावर, एंड हेंस द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज ऑलवेज लेस देन 100%। ये चीज़ हमने एफिशिएंसी में भी पढ़ी कि प्रैक्टिस के अंदर, दैट मीन्स जब अपन यहाँ पे काम में लेते हैं इन चीज़ों को, ठीक है, तब की बात है। अगर आप प्रैक्टिकल लैब की बात करोगे या फिर अपन आइडियल चॉइस की बात करेंगे, आइडियल कंडीशन की बात करेंगे, तो उस वक्त तो इनपुट पावर आउटपुट पावर के बराबर होगी। बट जब आप इन चीज़ों को एक्चुअली काम में लोगे, इन मशीन्स को काम में लोगे, तब आपको पता चलेगा कि जो आउटपुट पावर है वो हमेशा इनपुट पावर से कम होती है। और इसी वजह से हम ये बात कह सकते हैं कि किसी भी मशीन की जो एफिशिएंसी है वो 100% नहीं हो सकती, उनकी एफिशिएंसी 100% से कम ही मिलेगी आपको। यही आपका ट्रांसफार्मर में होगा, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी भी आपको 100% से कम ही मिलेगी। दिस इम्प्लाइज दैट सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हीट के फॉर्म में कुछ एनर्जी आपकी वहाँ पे लॉस हो रही है, और तो तीसरी एनर्जी आपको मिलती नहीं है। ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है, ट्रांसफार्मर जब आपका चलाते हो तो उसमें क्या होती है, हीटिंग होती है, दैट मीन्स हीट हो कहाँ एनर्जी से तो आ रही है, दैट मीन्स कि कुछ एनर्जी आपकी हीट के फॉर्म में लॉस हो रही है। बट वो हीट भी किन किन तरीके से निकलती है, किन किन वेज से निकलती है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दिस एनर्जी लॉस कैन बी कंसिडर्ड एज कॉपर लॉसेज, एडी करंट लॉसेज, हिस्टेरेसिस लॉसेज और फ्लक्स लीकेज। दैट मीन्स 4 प्रकार के लॉसेज के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। चारों प्रकार के लॉसेज में मेन जो काम होता है वो किसका, दैट मीन्स मेन जो लॉस होगा वो हीट का ही होगा। बट अलग अलग कंपोनेंट्स, अलग अलग तरीके से, अलग अलग वे से, अलग अलग फॉर्म में ये एनर्जी लॉस होती है, तो उन सब के बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस
करना है। तो अब सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पे कॉपर लॉसेस के बारे में। कॉपर लॉसेस दैट मीन्स किससे ये चीज़ें रिलेट करती हैं। रिलेट इनको अगर अपन करना चाहें तो अपन ने बात की थी कि कंस्ट्रक्शन दैट मीन्स प्राइमरी और सेकेंडरी कोयल की बात करें। कोयल में क्या होगा, वायर की वाउंडिंग होगी, ठीक है। दैट मीन्स वायर चारों तरफ घुमा हुआ होगा सर्कुलर फॉर्म में। वो वहाँ पे जो अपन वायर काम में लेते हैं वो वायर किसका होता है, कॉपर का होता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे अपन उसी से रिलेटेड बात करेंगे। अब उसी से रिलेटेड अपन क्या बात करेंगे, वेन एवर अ करंट आई फ्लो थ्रू अ रेजिस्टेंस आर एन अमाउंट ऑफ पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी वोट इज कन्वर्टेड इनटू हीट। ये अपन नॉर्मल किसी भी वायर की बात की, किसी भी कंडक्टर की बात की, और ये चीज़ अपन ने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ी थी कि जब हम किसी भी कंडक्टर में आई करंट फ्लो करते हैं और अगर उसका रेजिस्टेंस आर हो तो उस वक्त हीट क्या होगी, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। एन अमाउंट ऑफ पावर इक्वल टू वॉट इज कन्वर्टेड इनटू हीट। दैट मीन्स कि इतनी अमाउंट में जो आपकी एनर्जी होगी वहाँ पे वो हीट में कन्वर्ट होगी। पता चला फॉर्मूला, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का पता चला। दिस कैन अराइज इन बोथ कॉपर कोयल एंड आयरन कोर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। और ये चीज़ आपकी कहाँ पे होती है, ट्रांसफॉर्मर का जो आपका कॉपर कोयल्स है और जो आयरन कोर है, दैट मीन्स जो आयरन कोर के ऊपर आप कॉपर की वाइंडिंग करते हो, दैट मीन्स वो जो आपकी प्राइमरी कोयल और सेकेंडरी कोयल है, इन दोनों में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। क्योंकि बिकॉज वहाँ पे आप करंट फ्लो कर रहे हो, कंडक्टर भी है और रेजिस्टेंस भी है। जो भी आप वायर लगाओगे उसका रेजिस्टेंस वहाँ पे होगा, तो तीनों चीज़ें हो रही हैं। दैट मीन्स वहाँ पे जो आपकी पावर है वो कुछ ना कुछ अमाउंट में हीट में कन्वर्ट होगी, और वो हीट में कितनी होगी ये आपको डिसाइड करेगा ये फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी। द कॉपर कोयल पोजेजेस रेजिस्टेंस। कॉपर कोयल में रेजिस्टेंस होता है, ऑब्वियसली बात है, करंट आप फ्लो कर रहे हो, हीट वहाँ पे निकलनी है। वेन एवर करंट फ्लो थ्रू द कोयल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी इज कन्वर्टेड इनटू हीट। जब आप करंट फ्लो कराओगे कोयल में तो आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किसके बराबर, आई स्क्वायर आर टी के बराबर जितनी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आपको करना क्या है कि ये जो हीट में एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इसको रोकना है। और आपको इसको किस तरीके से रोकोगे, रोकने के यहाँ पे जैसा कि आप फॉर्मूला देख सकते हो आई स्क्वायर आर टी, तीनों चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स एक तो ऑप्शन आपके पास कि आप करंट को कम कर दो, करंट को कम कर दोगे हीट कम हो जाएगी। बट वहाँ पे कंडीशन क्या होगी, जैसे आप करंट को कम करोगे तो आपका जो नॉर्मल ट्रांसफार्मर चल रहा था उस तरीके से वो नहीं चल पाएगा। दैट मीन्स उसकी जो वर्किंग है वो अफेक्टेड हो जाएगी। दूसरी चीज़ है टाइम, टाइम को भी आप कम नहीं कर सकते, बिकॉज जितने टाइम के लिए आपको सप्लाई चाहिए उतने टाइम तो आपको चलाना ही पड़ेगा ट्रांसफार्मर को। अब तीसरा लास्ट क्या बचा, रेजिस्टेंस, उसको आप कम कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो। भाई ऑब्वियस सी बात है, ऐसा कंडक्टर काम में लो जिसका रेजिस्टेंस कम हो, ठीक है, जिसका प्रतिरोध कम हो। अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो हीट कम निकलेगी। दैट मीन्स अपना जो मेन एम था हीट लॉस का वो उसको अपन कम कर सकते हैं। तो अपने पास एक सिंगल मेथड बचता है रेजिस्टेंस को कम करने का। तो रेजिस्टेंस को कम करने के लिए हमें अच्छी कंडक्टिविटी के वायर वहाँ पे काम में लेने पड़ेंगे, और उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। टू रिड्यूस दिस लॉस, इस लॉस को कम करने के लिए द करंट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, हम करंट को कभी भी कम नहीं कर सकते, बिकॉज द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर विल बी अफेक्टेड। इससे क्या होगा कि जो आपका ट्रांसफॉर्मर जो ऑपरेट कर रहे हो आप, वो जो चल रहा है उसका जो नॉर्मल ऑपरेशन है वो अफेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। ऑपरेट दैट मीन्स चलना, ठीक है। यहाँ पे कोई हॉस्पिटल के अंदर कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है, ऑपरेशन दैट मीन्स मशीन को चलाना। तो इसके अलावा दूसरा ऑप्शन अपने पास क्या बचता है, टाइम भी नहीं कर सकते, केवल और केवल ऑप्शन बचा रेजिस्टेंस का। इंस्टेड द रेजिस्टेंस ऑफ द कोयल मस्ट बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग वायर ऑफ लो रेजिस्टिविटी वायर। दैट मीन्स कि इसके अलावा हम केवल एक काम कर सकते हैं, और वो ये है कि हम रेजिस्टेंस को कम करें। और हम उसको किस तरीके से कम कर सकते हैं, बाय यूजिंग वायर ऑफ लो रेजिस्टिविटी वायर। दैट मीन्स कि हम ऐसा वायर काम में लें जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो। अगर हम ऐसा वायर काम में लेंगे तो हम पूरे ट्रांसफॉर्मर का जो रेजिस्टेंस होगा उसको कम करेंगे, और उसका कम होगा तो हीट कम होगी, दैट मीन्स हीट का लॉस वहाँ पे कम होगा। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ता है कि जैसा अपन ने रेजिस्टेंस में पढ़ा था कि जब हमको रेजिस्टेंस
कम करना होता है तो हम क्या कर सकते हैं, या तो जो उसकी जो आपकी लेंथ है दैट मीन्स लेंथ को कम कर लो, ठीक है, या फिर जो एरिया है उसको इंक्रीज़ कर लो। अगर आप क्रॉस सेक्शन एरिया को इंक्रीज़ करते हो तो भी रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, ठीक है। और अगर आप लेंथ को भी कम करते हो तो भी क्या होता है, एरिया कम होता है। तो यहाँ पे आप लेंथ को तो कम ज़्यादा नहीं कर सकते, बिकॉज कोयल में जितने टर्न आपको देने उतने आपको देने पड़ेंगे, लेंथ जो आएगी। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि वो जो क्रॉस सेक्शनल डायमीटर है उसको बढ़ा सकते हो। दैट मीन्स पतले वायर की जगह मोटा वायर काम में लोगे तो उससे क्या होगा, रेजिस्टेंस कम रहेगा कोयल का। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देयरफॉर थिकर वायर शुड बी यूज्ड एज ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर की जो कोयल है उसमें हमें थिकर वायर काम में लेने होंगे, दैट मीन्स मोटे वायर काम में लेने होंगे। द ऑप्टिमम थिकनेस विल बी डिसाइडेड बाय कंपेयरिंग द कॉस्ट, स्पेस एंड सेविंग ऑफ द पावर। दैट मीन्स कि अब थिकनेस हम डिसाइड करेंगे 3-4 चीज़ों को देखते हुए, एक तो कॉस्ट को देखते हुए, इस स्पेस को देखते हुए, दैट मीन्स कोयल में स्पेस कितनी है, ठीक है, दूसरा सेविंग ऑफ पावर, पावर को बचाने के लिए। तो ये सारी चीज़ों को मिला के हम एक ऑप्टिमम, एक फिक्स थिकनेस वहाँ पे लेते हैं। कॉपर इज़ द बेस्ट कोयल मटेरियल अवेलेबल टुडे एंड देयरफॉर इट इज़ कॉमनली यूज्ड। और जो हीट लॉस है इसको कम करने के लिए हम सबसे ज़्यादा कौन सा मटेरियल काम में लेते हैं, यहाँ पे कॉपर काम में लेते हैं, बिकॉज कॉपर की रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, दैट मीन्स इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, इसका रेजिस्टेंस कम होता है। रेजिस्टेंस कम होने के कारण यहाँ पे जो हीट का लॉस होगा वो बहुत कम होगा। अब अपन बात करते हैं दूसरे लॉस की, जिसका नाम था एडी करंट लॉसेज। अब एडी करंट के बारे में हमने पढ़ा था, इसी टॉपिक में पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। एडी करंट क्या होता है कि जब आपकी जो कोयल होती है जहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो वहाँ पे सर्कुलर लूप में करंट प्रोड्यूस होता है, और ये करंट क्या करता है, एनर्जी का लॉस करता है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो दैट मीन्स जो करंट आपको चाहिए ही नहीं वो वहाँ पर क्या करेगा, एनर्जी का लॉस करेगा। तो यहाँ पर भी क्या है, कोयल है, कोर है, ठीक है, आयरन कोर भी है, कोयल भी है, और मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो रहा है, यहाँ पे सारी चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पे भी एडी करंट का प्रोडक्शन होगा, और एडी करंट के प्रोडक्शन के लिए कुछ एनर्जी तो चाहिए, वो एनर्जी आपकी लॉस हो गई यहाँ पे। अब एडी करंट के प्रोडक्शन को भी आपको यहाँ पे कम करना पड़ेगा ताकि कम से कम एनर्जी लॉस हो। द आयरन कोर कंसिस्टिंग ऑफ कंसेंट्रिक लेयर्स ऑफ आयरन ईच एक्टिंग एज अ सर्किटेड सिंगल टर्न कॉइल। दैट मीन्स कि जो आपकी आयरन कोर है जिसमें कंसेंट्रिक लेयर्स ऑफ आयरन रहती है, आयरन की लेयर्स होती हैं वहाँ पे, ठीक है। और वो लेयर्स किस तरीके से एक्ट करेंगी, एक खुद कोयल की तरह एक्ट करने लग जाएंगी। दैट मीन्स कि आप क्या करते हो कि छोटी छोटी गोलेकार जो लेयर है उनकी सहायता से आपने क्या किया, एक कोयल बना ली, ठीक है। बट अब जो सिंगल टर्न जो कोयल है, दैट मीन्स एक जो कोयल है वो भी किस तरीके से एक्ट करेगी, एज ए कोयल एक्ट करने लग जाएगी, ठीक है। अब वो जब एज ए कोयल एक्ट करेगी तो वहाँ पे क्या होगा वो चीज़ देखो। हैंस ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन द कोर, और उस कोर में आपकी क्या होगी, ईएमएफ इंड्यूस्ड होने लग जाएगी। दैट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की सहायता से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वहाँ पे प्रोड्यूस होने लग जाएगा। दिस ईएमएफ विल प्रोड्यूस करंट कॉल्ड एडी करंट, और वो जो ईएमएफ जो करंट प्रोड्यूस करेगी वो कौन सा करंट होगा आपका, एडी करंट होगा। अब जैसा कि यहाँ पे एडी करंट प्रोड्यूस हो रहा है, दैट मीन्स करंट को प्रोडक्शन करने के लिए कुछ तो एनर्जी चाहिए होगी। वो एनर्जी कहाँ से आएगी, जो आप उसको इनपुट में दे रहे हो, इनपुट से उसने एनर्जी ली और आउटपुट में वो एनर्जी नहीं गिल, बिकॉज एडी करंट्स कोई आपके काम के हैं नहीं यहाँ पे। दैट मीन्स कि यहाँ पे एडी करंट्स के रूप में आपकी एनर्जी का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। आपको इसके लिए क्या करना होगा, एडी करंट को कम करना होगा, दैट मीन्स या फिर बंद करना होगा। तो ऑब्वियस बात है कि अपन एडी करंट को यहाँ पे बंद नहीं कर सकते, इनको क्या कर सकते हैं अपन, इनके प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं। और इनके प्रोडक्शन को हम कम कैसे करते हैं कि जो हर एक जो आपकी कोयल है यहाँ पे, या फिर कोयल के जो सर्किटेड जो आपकी जो सिंगल टर्न कोयल है उनको आप क्या कर दो, इंसुलेशन कर दो, लेमिनेटेड कर दो। दैट मीन्स कि जब वो एक दूसरे से आपकी यहाँ पे दो जो आपकी कोयलेंगी उनके बीच में अगर आप कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल लगा दोगे तो यहाँ पे जो एडी करंट प्रोड्यूस होगा उसका सर्किट टूटेगा, ठीक है। जब उसका सर्किट टूट जाएगा तो वो करंट पूरा प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। और जैसा कि अपन ने एडी करंट्स की प्रॉपर्टी में बात की थी कि सर्कुलर लूप में होता है करंट, तो जब अपन इसके सर्कुलर लूप को ही तोड़ देंगे तो वहाँ पे करंट का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो इसके लिए अपने को क्या करना है, द एडी करंट विल गिव राइज टू आई स्क्वायर आर टी लॉस। और एडी करंट की वजह से होता क्या है, हीट ही निकलेगी वहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है हीट में लॉस होगा, और अपने को हीट के लॉस को कम करना है।
These eddy currents can be eliminated by making the iron core in the form of thin sheets of metal and each sheet is insulated from its neighbor by a thin layer of paper. That means कि हम इन एडी करंट्स को कम कर सकते हैं या फिर एलिमिनेट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। और वो किस तरीके से करेंगे कि हम आयरन कोर के अंदर छोटी छोटी पतली पतली मेटल की शीट्स को काम में ले और वो जो शीट्स हैं उनको हम लेमिनेट करें। दैट मीन्स कि दो आपकी जो सीट्स है उनके बीच में हमने एक पेपर डाल दिया, एक इंसुलेशन मटेरियल डाल दिया, तो ताकि वहाँ पे जो भी एडी करंट का सर्कुलर लूप प्रोड्यूस होगा वो इस इंसुलेशन मटेरियल की वजह से टूट जाएगा। दैट मीन्स एक सर्कुलर लूप नहीं बन पाएगा और जब सर्कुलर लूप नहीं बन पाएगा वहाँ पे तो एडी करंट भी प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। दिस टाइप ऑफ कोर इज नोन एज लेमिनेटेड कोर। इस प्रकार का जो कोर होगा जिसमें हम क्या कर रहेंगे, लेमिनेशन डालेंगे बीच में, वो कोर क्या कहलाता है आपका, लेमिनेटेड कोर कहलाता है। दिस कोर इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ स्टेलॉय एंड एलॉय ऑफ स्टील। और ये कोर ज़्यादातर किसका बना होता है, आपका स्टेलॉय का बना होता है। दैट मीन्स एक स्टील की मिश्र धातु होती है, एलॉय दैट मीन्स मिश्र धातु बोलते हैं इसको, एलॉय को, उसका यह बना हुआ होता है। तो इस तरीके से हम एडी करंट्स को कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके दो लॉसेस कंप्लीट होते हैं, एक कॉपर लॉसेस और दूसरा आपका एडी करंट लॉसेस। अब इसके अलावा आपके दो लॉसेस और रह गए, एक तो आपका फ्लक्स लीकेज और दूसरा हिस्टेरेसिस लॉस। अब फ्लक्स की अगर बात की जाए तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हो रही है, पढ़ा रखा है पहले। और दूसरा यहाँ पे आपकी बात हो रही है हिस्टेरेसिस लॉसेज। हिस्टेरेसिस नाम हमने पढ़ा था हिस्टेरेसिस लूप में, तो यहाँ पे उसका थोड़ा सा जिक्र होगा। तो इन दोनों चीज़ों को अपन वहाँ पे दैट मीन्स नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।